नमस्कार दोस्तों, वीडियो के एग्जाम के लिए स्पेशल जो संविधान के अंतर्गत राजस्थान की राज्य व्यवस्था को अब की बार दिया गया है कि राजस्थान की प्री एग्जाम में राजस्थान की राज्य व्यवस्था के ही टॉपिक रखे गए हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि वीडियो का जो प्री एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है, तो आप सभी प्रश्न यहाँ पर करने का थोड़ा प्रयास करें और नेगेटिव मार्किंग होने से बच भी पाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। देखिए, राज्य व्यवस्था अगर हम बात करें, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे यहाँ पर जो वीडियो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, यानी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न होंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो हमारे जो राज्य व्यवस्था है, संविधान की हम बात करें कि हमारे भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें, हमारे भारत का संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, ये बातें तो होगी सामान्य स्थिति। हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर संविधान की कि वर्तमान जो संविधान है इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? भाग है तो 22 हैं। अगर अनुच्छेद है तो 395 है और अनुसूचियां हैं तो कितनी है? 12 है। यानी हमारा वर्तमान जो संविधान है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से अगर हम बात करें कि हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा भाग जो है काम में लिया जाएगा, कौन से भाग के अंतर्गत हम हमारी राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग फर्स्ट की। और भाग फर्स्ट में उल्लेख मिलता है संघ एवं उसके क्षेत्रों का उल्लेख। भाग जो फर्स्ट है संविधान का, इसमें संघ एवं उसके क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। और हम बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद तक इसमें भाग फर्स्ट में लिए गए हैं, संघ एवं उसके क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। भाग सेकंड की अगर हम बात करें कि भाग सेकंड के अंतर्गत क्या दिया गया है, नागरिकता का उल्लेख मिलता है। किसका? नागरिकता का उल्लेख मिलेगा। और अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो 5 से और 11 अनुच्छेदों का उल्लेख किसमें मिलता है? नागरिकता के अंतर्गत मिलता है। भाग थर्ड की अगर हम बात करें कि तीसरा जो भाग है संविधान का, इसमें रखा गया है मूल अधिकारों को। किसको रखा गया है? मूल जो अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को भाग तीसरे में रखा गया है। और जो तीसरा भाग है इसमें अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से और 35 तक जो अनुच्छेद आएंगे, ये किसके अंतर्गत आएंगे? मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और भाग कौन सा आएगा यहाँ पर? तीसरा भाग आता है। भाग अगर 4 की बात करें कि भाग 4 में क्या रखा जाता है, तो नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। किसको रखा गया है? नीति जो निर्देशक तत्व हैं इनको रखा गया है भाग 4 में। और संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 36 से और 51 तक जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें उल्लेख मिल पाता है। चलिए, हम बात करते हैं भाग 4। और भाग 4 में क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? क्या 42वां संविधान जो संशोधन था और 1976 द्वारा यहाँ पर भाग 4 में क्या जोड़ा गया संशोधित करके। और भाग 4 कै में किसको रखा गया? मूल कर्तव्यों को रखा गया। किसको रखा गया यहाँ पर? मूल कर्तव्यों को रखा गया था। 10 मूल कर्तव्य यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर भाग 4 कै में जोड़ दिए गए थे। अनुच्छेद बात करें मूल कर्तव्यों के तहत तो अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया कै। क्या जोड़ा गया? कै। तो यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य और 11वां जो मूल कर्तव्य है वर्तमान में, वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो बच्चा है उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। और भाग उसमें भाग की अगर हम बात करें तो भाग 4 क्या इसमें जोड़ा गया था। भाग अगर 5 की अगर हम बात करें, देखिए भाग 5 तो संघ सरकार व केंद्र सरकार का, संघ सरकार या केंद्र सरकार का उल्लेख मिलता है भाग 5 में। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 से और 151 तक किसका? संघ या केंद्र सरकार का उल्लेख मिल पाता है। अब हम पहुंचते हैं हमारे जो राज्य सरकार की बात करेंगे कि भाग 6 के अंतर्गत क्या आती है? राज्य सरकार को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? राज्य सरकार, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्य सरकार को, वो किस में आता है? भाग 6 के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लाना चाह रहा था कि भाग 6 और भाग 6 में उल्लेख मिलता है राज्य सरकार का।
अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 152 से और 237 तक जो अनुच्छेद होंगे वो किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी राज्य व्यवस्था पर। भाग 6 कौन सा आएगा यहाँ पर? अगर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मैं बात करूं राज्य सरकार, तो भाग 6 को पढ़ेंगे हम, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से और 237 तक अनुच्छेदों के अंतर्गत हम बात करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कि हमारी जो ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार, और राज्य सरकार जो हमारी है इसकी अगर हम बात करें तो इसको 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 अगर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो कार्यपालिका। क्या होगी? कार्यपालिका, यानी राज्य सरकार का पहला अंग होगा नंबर 1, और इसको हम कहेंगे कार्यपालिका। नंबर 2 अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका। क्या होगी? व्यवस्थापिका। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो दूसरा अंग होगा व्यवस्थापिका, या इसको विधायिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विधायिका। विधायिका, व्यवस्थापिका या विधायिका। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करना चाहें राज्य सरकार के अंग के रूप में, तो तीसरा जो अंग होगा वो होगी न्यायपालिका। क्या होगा? न्यायपालिका। चलिए हम बात करें राज्य सरकार की, और राज्य सरकार को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका यानी प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट जो होगा, यानी व्यवस्थापिका का काम क्या होगा? कानून बनाना। कानून अगर बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है तो व्यवस्थापिका में बनाया जाएगा, विधायिका में बनाया जाएगा। और कानूनों को लागू करना, कानून अगर लागू करेंगे तो कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। और न्यायपालिका इन पर नियंत्रण, न्याय व नियंत्रण का कार्य करती है। न्याय व नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। देखिए 3 भाग है। सबसे पहला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना या संचालित करना कौन? कार्यपालिका। और इन पर न्याय और नियंत्रण रखना किसका कर्तव्य है? न्यायपालिका है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ कि जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका के तहत जो 152 से 237 जो अनुच्छेद हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, भाग 6 में कौन कौन से अनुच्छेद कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे? तो कार्यपालिका में हम बात करेंगे अनुच्छेद 152 से और 167 तक अनुच्छेदों को किसमें पढ़ेंगे? हम कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्यवस्थापिका के अगर अंतर्गत बात करें तो अनुच्छेद 168 से और 213 तक अगर हम बात करेंगे तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? व्यवस्थापिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। न्यायपालिका की अगर हम बात करें सीधी सी, तो अनुच्छेद 214 से और 237 तक जो अनुच्छेद होंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हमें न्यायपालिका के अंतर्गत बात करते हैं। चलिए इसमें अगर हम बात करें कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या है जो पद महत्वपूर्ण है, यानी वीडियो की दृष्टि से महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो कौन कौन से पद हैं, कौन कौन किस किस को हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं हम राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। अति महत्वपूर्ण पद होता है राज्य सरकार के अंतर्गत। राज्य सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो राज्यपाल का होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बात करेंगे, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो कौन सा पढ़ेंगे हम? मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी राज्य सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, वो कानून का अधिकारी होगा, वो कौन सा होता है? महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा सर्वोच्च विधि अधिकारी इसको कहते हैं हम महाधिवक्ता। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और राज्यपाल ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। व्यवस्थापिका की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बात करते हैं हम विधानमंडल। किसकी बात करेंगे? विधानमंडल। विधानमंडल जो हम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? व्यवस्थापिका के अंतर्गत। और न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे इनको किसमें पढ़ेंगे? हमें
न्यायपालिका के अंतर्गत बात करते हैं। और यही टॉपिक है जो वीडियो के एग्जाम में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक पंचायती राज और आता है, उस पंचायत यानी नगरीय स्थानीय सुशासन, पंचायती राज और नगरीय सुशासन है, इन दोनों का भी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है वीडियो के एग्जाम में, वो भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनको अगर हम लेके के बात करें कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत बात करें, देखिए 3 अंग सरकार के मुख्य ये हैं, लेकिन सरकार का जो चौथा अंग है, चौथा स्तंभ है, यानी राज्य सरकार का जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ पूछ लिया जाता है कई बार अखबार में, परीक्षा में, कि राज्य सरकार का चौथा जो स्तंभ होगा वो क्या कहलाता है, स्तंभ, और ये कहलाता है मीडिया। यानी राज्य सरकार का चौथा स्तंभ क्या कहलाएगा, मीडिया या प्रेस को राज्य सरकार का हम चौथा स्तंभ कहते हैं। 3 अंग ये हैं और चौथा स्तंभ जो होगा वो क्या होगा, मीडिया या प्रेस होता है। हम अब एक एक को करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका की, कि कार्यपालिका के जो कानून लागू किया जाता है वो राज्यपाल पढ़ेंगे, इसके बाद मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, और फिर बात करेंगे हम विधान मंडल की। एक एक करके इन सबको हम अध्ययन करते हैं। राज्य सरकार को हमने जो 3 भागों में बांटा है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसको हम देखना चाहें तो मुख्यतः 6 अध्यायों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से कि जो अध्याय होंगे, अध्याय यानी भाग 6 जो है हमारा, और इस भाग 6 के हमने कितने अध्यायों में पढ़ेंगे, 6 अध्यायों में। भाग 6 का जो अध्याय होगा फर्स्ट, वो अध्याय फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें कि अध्याय फर्स्ट में क्या उल्लेख मिलता है, तो अध्याय फर्स्ट में मिलता है राज्यों का उल्लेख, राज्यों का उल्लेख या परिभाषा। यानी अध्याय फर्स्ट क्या कहता है भाग 6 का, कि राज्यों का उल्लेख या परिभाषा, उल्लेख या परिभाषा, और अनुच्छेद इसमें आता है 152। अनुच्छेद कितना आता है, 152 में बताया गया है कि राज्यों का उल्लेख या परिभाषा होगा। और अध्याय कौन सा आता है, फर्स्ट। अध्याय सेकंड की अगर हम बात करें कि हमारा अध्याय दूसरा जो है वो किससे संबंधित होगा, तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित होगा, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित होगा हमारा अध्याय 2। और इसमें अनुच्छेद हम बात करें, अनुच्छेद 153 से और 167 तक इसमें रखा गया है कार्यपालिका के अंतर्गत अध्याय 2 में। अध्याय 3 की अगर हम बात करें, अध्याय 3, तो इसमें रखा गया है राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका कह सकते हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका या विधायिका को रखा गया है। और इसमें अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 168 से 212 तक, 168 से अनुच्छेद 212 तक किसमें रखा जाता है, राज्य की व्यवस्थापिका। अध्याय 3 के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। अध्याय 4 की अगर हम बात करें, अध्याय 4, और इसमें रखा जाता है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, विधायी जो शक्तियाँ हैं इनको रखा जाता है किसमें, अध्याय 4 में स्पेशल राज्यपाल की विधायी शक्तियों को रखा गया है। और इसमें हम बात करें तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत ये उल्लेख मिल पाता है। अध्याय 5 की अगर हम बात करें, अध्याय 5, तो अध्याय 5 के अंतर्गत रखा जाता है उच्च न्यायालय को। किसको रखा जाता है, उच्च न्यायालयों को रखा जाएगा। और उच्च न्यायालय अध्याय 5 के अंतर्गत। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 214 से और 232 तक जो अनुच्छेद होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और उच्च न्यायालय को कौन से अध्याय में रखा गया, 5वें अध्याय में रखा जाता है। अध्याय अगर हम बात करें कि अध्याय जो 6 होगा, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को रखा जाता है। अधीनस्थ जो न्यायालय है, न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को कौन से अध्याय में रखा जाता है, अध्याय 6 में रखा जाता है। और इसके अनुच्छेद की अगर हम बात करें
तो 233 से और 237 तक जो अनुच्छेद होंगे वो किससे संबंधित होंगे? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित होंगे। और अध्याय कौन सा होगा? 6। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार को सबसे पहले हमने 3 भागों में बांट लिया। 3 अंग है राज्य सरकार के, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। अनुच्छेदों को हमने सीधा सा बांटा था कि कार्यपालिका के जो अनुच्छेद होंगे 152 से 167 तक होते हैं, 168 से 213 तक अनुच्छेद होते हैं व्यवस्थापिका के, और 214 से और 237 तक होते हैं न्यायपालिका के। हमने राज्य सरकार का चौथा स्तंभ देखा था कि प्रेस या मीडिया को कहा जाता है, लेकिन इन भाग 6 के अंतर्गत जो राज्य सरकार हम पढ़ रहे हैं इसको कितने अध्याय में बांटा गया है? 6 अध्यायों में बांटा गया है। पहला जो अध्याय है वो कहता है कि राज्यों का उल्लेख और परिभाषा होगा, लेकिन अनुच्छेद कौन सा होगा? इसके अंतर्गत 152 रखा गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका को रखा गया है। अनुच्छेद अगर राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे अध्याय 2 में तो 153 से और 167 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत अगर हम बात करें राज्य की व्यवस्थापिका या विधायिका, और इसमें अनुच्छेद 168 से 212 तक रखा गया है। अध्याय 4 के अंतर्गत राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो होंगी, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत इसका उल्लेखित किया गया है। यानी अध्याय हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से अध्याय के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है। अध्याय 5 में उल्लेख मिलता है तो उच्च न्यायालय का, और अनुच्छेद 214 से और 232 तक अगर हम बात करते हैं तो कौन सा न्यायालय आता है? उच्च न्यायालय आएगा। और अध्याय 6 के अंतर्गत रखा गया अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय जो होंगे, और उनको अनुच्छेद 233 से और 237 तक रखा गया है। अब हम चलते हैं पहले अध्याय को लेके कि पहले अध्याय के अंतर्गत क्या क्या रखा गया और कहाँ कहाँ किस किस पद के लिए बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं भाग 6 का अध्याय फर्स्ट, राज्यों का उल्लेख, परिभाषा, और अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 152 में। यानी हम बात करना चाहें कि राज्यों का उल्लेख अनुच्छेद 152 में मिलता है, लेकिन कौन से राज्य का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता था? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है राज्य है, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए इस 152 के अंतर्गत जो राज्यों का उल्लेख था इसमें कौन सा नहीं आता था? जम्मू कश्मीर। लेकिन क्या होता है, जम्मू कश्मीर जो राज्य पुनर्गठन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन गठित हुआ है 31 अक्टूबर 2019। तब जाकर ये स्वतः ही अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है, और इस जम्मू कश्मीर को वर्तमान में 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इस केंद्र शासित प्रदेशों में और कितनों में? 2 में। एक रखा गया J&K और दूसरा रखा गया है लद्दाख। यानी वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी 152 के अंतर्गत आ गया है। और कब से आ गया है? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग जब गठित हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, जब से इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से 152 के अंतर्गत आता है। पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये 152 के अंतर्गत उल्लेख नहीं मिलता था। पहला अध्याय कहता है ये। हम बात करें भाग 6 का अध्याय 2। अध्याय 2 और अध्याय 2 में हमने देखा था कि उल्लेख किसका मिलता है? राज्य की कार्यपालिका का। किसका? कार्यपालिका जो है राज्य की, इसका उल्लेख किस में मिलता है? कार्यपालिका अध्याय 2 में। और हम बात करें कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे इसमें, तो 153 से और 167 तक, यानी अनुच्छेद 153 से 67 तक राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत, और कार्यपालिका भाग अध्याय 2 में और भाग 6 के अंतर्गत मिलती है। देखिए, जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक यानी औपचारिक कह दीजिए। सबसे पहले हम लेना चाहें तो यहाँ पर कह देंगे औपचारिक कार्यपालिका। औपचारिक या इसको कह सकते हैं नाम मात्र कार्यपालिका।
पालिका, औपचारिक या नाम मात्र कार्यपालिका, और एक हम कह सकते हैं नंबर 2 वास्तविक कार्यपालिका। यानी इसको 2 स्तर पर हम बांट सकते हैं, इसकी कार्यप्रणाली को, कार्यपालिका की, औपचारिक या नाम मात्र, या फिर हम कहें तो वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक या नाम मात्र जो कार्यपालिका है, इसका जो प्रमुख होगा वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। यानी हमारे राजस्थान की औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा दोस्तों? मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। यानी हमारे राजस्थान की बात करें या किसी भी राज्य की, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वहाँ का मुख्यमंत्री, और औपचारिक या नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, इस प्रकार से हम सबसे पहले लेके चलते हैं इसको, कार्यपालिका अध्याय 2 को। और कार्यपालिका के अंतर्गत हम बात करेंगे तो एक तो बात करते हैं राज्यपाल की, राज्यपाल, एक बात करेंगे मंत्री परिषद की बात करेंगे, और एक बात करेंगे हम यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद की, और एक बात करेंगे हम महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता। इसके बाद यानी मुख्य रूप से इन 4 पदों की हम बात करेंगे कि राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में शुरू करें, इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम राज्यपाल, कि राज्यपाल का जो पद है इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और अक्सरतः परीक्षा में ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों का सुमेलित करवाया गया था कि किस प्रकार से होंगे। तो प्रश्नों की भी मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे थे अध्याय 2 की कार्यपालिका, और कार्यपालिका में 153 से 167 हमने कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा, एक औपचारिक या नाम मात्र और एक वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका के अंतर्गत जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 राज्यपाल का पद राज्य सरकार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है। देखिए, राज्यपाल का जो पद होगा इसके अंतर्गत हम कौन कौन से अनुच्छेद यहाँ पर पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 153 से और 161 तक जो हम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? राज्यपाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 राज्यपाल के संदर्भ में। अगर हम बात करें कि राज्यपाल जो है इसकी दोहरी भूमिका होती है। कैसी होती है? राज्यपाल की राज्य में दोहरी भूमिका होती है, और दोहरी भूमिका से यहाँ पर तात्पर्य हम लेंगे सबसे पहला नंबर 1 कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि यानी हमारे राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी राज्यपाल की जो दोहरी भूमिका है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में, और नंबर 2 राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है कौन? राज्यपाल। तो एक तो स्पष्ट रूप से आपके माइंड में ये फिट कर लें कि राज्यपाल की कैसी भूमिका होती है? दोहरी भूमिका होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच की कड़ी होता है राज्यपाल होता है। हम राज्य सरकार के अंतर्गत सबसे पहले पद की बात कर रहे हैं राज्यपाल, और राज्यपाल का जो पद तो होगा अनुच्छेद 153 से और 161 तक अनुच्छेदों के हम राज्यपाल के अंतर्गत बात करेंगे। राज्यपाल का जो पद है, राज्य में क्या राज्यपाल दोहरी भूमिका के रूप में, यानी राज्यपाल का पद दोहरी भूमिका के रूप में होता है। सबसे पहला हमने देखा कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में होता है राज्यपाल, और राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। आप यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन हम सीधी सी बात करें कि राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होता है, राज्य का
राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक जो प्रमुख होगा और वो होता है कौन, मुख्यमंत्री। राज्य में जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो होता है मुख्यमंत्री। जबकि नंबर 2 नोट में हम बात करें कि राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो होगा और वो होता है मुख्य सचिव। कौन होगा, मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है कौन, मुख्यमंत्री। आगे चल के हम बात करेंगे मुख्य सचिव के बारे में। यानी हमने देखा कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्य करता है वो, और एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में होता है राज्यपाल। तो राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री, और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होगा वो कौन होगा, मुख्य सचिव होगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल के अनुच्छेद 153 से 161 में क्या क्या उल्लेख मिलता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में यहाँ से कैसा प्रश्न बनता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 153 कहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि नोट डाल के हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे कि 7वां संविधान संशोधन, कौन सा, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, कब हुआ ये, 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें क्या उल्लेख दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यानी अनुच्छेद 153 तो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 की अगर हम बात करें तो ये कहता है, संविधान संशोधन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कई बार कि कार्यभार के रूप में दूसरे राज्यपाल को राज्य में कार्यभार दे दिया जाता है। ये होता है अनुच्छेद 153। हम बात करें अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 154 में क्या उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल में निहित होंगी। यानी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होंगी, राज्यपाल में। कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। ये कहता है अनुच्छेद 154 कि राज्यपालिका की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। और राज्यपाल क्या करता है यहाँ पर, अपने अधीनस्थों के माध्यम से, किसके माध्यम से, अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से जो है इन शक्तियों का क्या करता है, राज्यपाल प्रयोग करता है। यहाँ पर अधीनस्थों का अर्थ क्या होगा, मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री। यानी अपने अधीनस्थ अधिकारी जो होंगे राज्यपाल के, अधीनस्थ अधिकारियों व स्वयं के माध्यम से कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का ये प्रयोग कर सकते हैं। और अधीनस्थों में अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री को यहाँ पर शामिल किया जाता है। चलिए हम बात करें अगला जो हमारा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति क्या होगी, राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। यानी हमारे जो राज्य हैं उनमें राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। और किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह क्या करेगा, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है इस मंत्रिमंडल की सलाह लेगा।
मंत्रिमंडल की सलाह लेगा और जो है अपने राज्यपाल की किसी राज्य में नियुक्ति करेगा। कौन है? राष्ट्रपति करता है। इस नियुक्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक सहकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। सहकारिया जो आयोग है और इसका गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और 1983 के बाद में ये अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी इसने, वो सौंपी थी 1987 में। अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है ये? सहकारिया जो आयोग है 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। क्या कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सहकारिया आयोग? सबसे पहली बात नंबर 1 कि संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उससे भी राष्ट्रपति क्या लेगा? सलाह लेगा। नंबर 1, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह, यानी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति। नंबर 2, दूसरे नंबर पर यहाँ पर कहा जाता है कि राज्यपाल जो होगा वो संबंधित राष्ट्रपति तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा कि किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, और उस मुख्यमंत्री से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति लेगा। कौन लेगा? राष्ट्रपति जो है वहाँ सलाह लेगा मुख्यमंत्री के संदर्भ में कि कौन कौन सा यहाँ से लिया जाता है। हम बात करते हैं इसकी। हाँ जी, सबसे पहली बात हमने की कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेगा? सलाह लेगा। नंबर 2 की बात करें तो उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सहकारिया जो आयोग है उसने ये भी सुझाव दिए थे कि राज्यपाल जिस राज्य में हम नियुक्त कर रहे हैं उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी जो राज्यपाल है उसी राज्य का क्या होना? निवासी नहीं होना चाहिए। यानी जिस राज्य में हम राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? राज्यपाल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात अगर हम बात करें कि राज्य में जिस सत्ता की पार्टी का शासन है, जिस सत्ता की पार्टी का मुख्यमंत्री है, उस सत्तारूढ़ पार्टी का जो है संबंधित व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए। ये तीसरी बात भी कहता है सहकारिया आयोग। चलिए हम बात करते हैं सहकारिया आयोग की। अगर हम यहाँ पर बात करें कि नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा होती है? मुख्य रूप से आप याद रखें राष्ट्रपति द्वारा होती है। हम बात करें अनुच्छेद 156 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करेंगे। पदावधि यानी कार्यकाल, यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा ये कितना होगा? और कार्यकाल जो शर्तें हैं वो निर्भर करती हैं किसके ऊपर? 3 कंडीशन लागू होते हैं इस पर। सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में भी हम 2 बात करेंगे। सबसे पहला नंबर 1, राष्ट्रपति यहाँ से हटा भी सकता है, और नंबर 2, राष्ट्रपति स्थानांतरण भी कर सकता है। यानी दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बना सकता है। यह अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। पहली बात। और इसमें 2 चीजें कि राष्ट्रपति हटा भी सकता है और जो है स्थानांतरण भी कर सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके संदर्भ में कि कार्यकाल के संदर्भ में, दूसरी बात, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राज्यपाल जो है अपना जो त्यागपत्र देगा, त्यागपत्र वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यानी अगर राष्ट्रपति नहीं हटाता है और नहीं स्थानांतरित करता है तो हो सकता है कोई राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऐसी दोनों कंडीशन अगर नहीं होती हैं तो तीसरी कंडीशन में राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का सामान्यतः जो माना जाता है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 की अगर यहाँ पर बात करें कि 157 में क्या उल्लेख मिलता है, तो राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। किसका? योग्यताएं, कि राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं जो है होनी चाहिए बनने के लिए। तो सबसे पहले योग्यताओं में नंबर 1 मैं बात करूंगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल के पास में? कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 अगर हम बात करें तो 35 वर्ष की आयु
कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नंबर 3, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और नंबर 4 अगर हम बात करें तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये प्रमुख 4 शर्तें हैं जो राज्यपाल की योग्यता का निर्धारण करती हैं। हम बात करें अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है। किसका? सेवा शर्तें, यानी राज्यपाल की जो सेवा शर्तें हैं, राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है। वो तो किस में मिलता है? अनुच्छेद 158 में मिलता है। सेवा शर्तों के उल्लेख के अंतर्गत हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि राज्यपाल का जो वेतन होता है, राज्यपाल का जो वेतन है, और ये जो वेतन है ये निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल का जो वेतन होगा वो वेतन तो दिया जाएगा किससे? संचित या समेकित निधि से। संचित या समेकित जो निधि होगी यहाँ से दिया जाएगा वेतन। लेकिन राज्यपाल की पेंशन की अगर हम बात करें कि राज्यपाल की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। और वर्तमान में राज्यपाल के जो वेतन है, वेतन वो 3,50,000 है। वर्तमान समय में राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है? 3,50,000 है, जबकि पहले ये 1,10,000 हुआ करता था। वर्तमान में याद रखना कि राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना होगा? 3,50,000 वर्तमान में राज्यपाल को वेतन के रूप में मिलता है। और अन्य भत्ते जैसे भत्ते मिलते हैं, जैसे आवास भत्ता मिलता है, उसको हवाई यात्रा के लिए भत्ता मिलता है, ये अलग से मिलते हैं। 3.5 लाख जो है पर महीने इसको वेतन के रूप में राज्यपाल को मिल पाता है। चलिए हम बात करते हैं एक अनुच्छेद और हम यहाँ पर लेंगे, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल की शपथ के बारे में है। किसके बारे में? शपथ के बारे में, कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करेगा? न्यायाधीश यहाँ पर राज्यपाल को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाता है। यानी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसी राज्य के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अगर वहां पर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको क्या दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ दिलाता है। 159 में अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 क्या कहता है? अनुच्छेद 160 कहता है कि आकस्मिक कर्तव्यों का निर्वहन, राज्यपाल में अनुच्छेद 160 कहता है कि आकस्मिक कर्तव्यों में, आकस्मिक जो कर्तव्य होंगे, कर्तव्यों में निर्वहन यानी आकस्मिक कर्तव्य जो में निर्वहन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल। अब आकस्मिक कर्तव्य में निर्वहन कैसे? जैसे राज्यपाल का पद नहीं है तो उस राज्यपाल के पद के स्थान पर कौन कार्य करेगा, ये आकस्मिक कर्तव्यों का निर्वहन कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 160 में कि ऐसे समय में जिस समय राज्यपाल राज्य में नहीं है तो उस राज्यपाल के पद के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उस कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा संविधान में तो उल्लेखित नहीं है, संविधान में उल्लेखित नहीं मिलता है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन संविधान में इतना जरूर मिलता है कि आकस्मिक कार्यों का जो निर्वहन किया जाता है वो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत मिलता है। और आकस्मिक कार्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल की अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य वहां पर करता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 161 कि अनुच्छेद 161 जो अंतिम जो अनुच्छेद होगा राज्यपाल के संदर्भ में, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 161 में दर्शाती है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। क्षमादान की जो शक्ति है राज्यपाल के पास में वो अनुच्छेद 161 के तहत उल्लेखित है। और किस प्रकार के क्षमादान राज्यपाल कर सकता है राज्य में? यानी राज्य से संबंधित, राज्य सूची से संबंधित कोई भी विषय होगा उसके संदर्भ में राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। लेकिन याद रखना राज्यपाल मृत्युदंड और सैनिक दंड को जो है क्षमादान नहीं कर सकता है और सभी राज्य विषय पर क्षमादान
कर सकता है। दो चीज़ आप याद रखें कि सैनिक और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। चलिए फिर से हम एक बात देख लेते हैं कि राज्यपाल का जो पद है उसके लिए अनुच्छेद 153 से और 161 तक हम बात करेंगे। और राज्यपाल का जो पद है वो कौन सी भूमिका में होगा, यहाँ पर दोहरी भूमिका में होता है। एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है और दूसरा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ के साथ मैंने आपको यहाँ पर बात की कि राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो तो होता है मुख्यमंत्री, और राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव। यानी मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के संपूर्ण कार्यों के लिए सलाहकार होता है। तो इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए इनके अनुच्छेदों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला अनुच्छेद आता है 153 कि 153 अनुच्छेद क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन इसका खंडन करता है 7वां संविधान संशोधन 1956 कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बात कही गई है। अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां राज्य की किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। और राज्यपाल क्या करता है, इन शक्तियों का जो प्रयोग है स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी जो है कर सकता है। और अधीनस्थ अधिकारियों में हम यहाँ पर ले सकते हैं किसको, मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगले अनुच्छेद के बारे में बात करें। अनुच्छेद 155 नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, नियुक्ति। और किसकी नियुक्ति होगी, राज्यपाल की। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप सीधा सा याद रखें कि 55 में 5 और 5 समान है। जिस प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है सेम उसी स्थिति में केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति। दोनों की समान स्थिति है और यहां भी दोनों की क्या है, समान स्थिति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, दोनों समान स्थिति में है। तो सीधा सा इसको माइंड में आप कनेक्ट करें कि 55 5 और 5 समान है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति भी क्या होंगे, समान होंगे। और राष्ट्रपति सलाह किसकी लेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की क्या लेता है, सलाह लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक सहकार्य आयोग का गठन किया गया और सहकार्य आयोग क्या कहता है, गठन 1983 में किया गया, रिपोर्ट 1987 में। और एक रणजीत सिंह सहकारिया जो थे उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, आयोग गठित किया गया था। और उसमें क्या क्या बातें कही गई कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाएगी। यानी राज्यपाल की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो राज्यपाल से या केंद्रीय मंत्रिमंडल से तो सलाह लेता है या हाईकोर्ट से सलाह लेता है, लेकिन ये सहकारी आयोग कहता है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। और जिस राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त कर रहा है उसी राज्य का वह व्यक्ति निवासी नहीं होना चाहिए। ये सहकारी आयोग की सिफारिश की गई थी 2। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल के बारे में दिया गया है। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। आप सीधा सा याद रखें कि कार्यकाल कितना होता है, लगभग 5 वर्ष का होता है। कंडीशन में बात करूंगा, 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष का किस में आता है, अनुच्छेद 156 में आता तो 156 में है, अंतिम क्या है यहाँ पर संख्या 6, लेकिन कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो सीधा सा याद रखें आप कि 156 में 6 आ रहा है और 6 किसके लिए आएगा, 5 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष क्या होता है इसका, कार्यकाल। तो सीधा सा माइंड में कनेक्ट कर ले इसको कि 156 के अंतर्गत क्या आता है, कार्यकाल। कार्यकाल की कंडीशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वहां पर रह सकता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हटा भी सकता है और स्थानांतरण भी राज्यपाल का कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास में शक्ति है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राज्यपाल खुद त्यागपत्र दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को। अगर ये दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी तो तीसरे रूप में आएगा और 5 वर्ष के कार्यकाल के रूप में राज्यपाल वहां पर कार्य करता है। अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें तो इसमें उल्लेखित है क्या, योग्यताएं, कि राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी जो राज्यपाल बनने के लिए साबित करनी होंगी। तो नंबर 1 भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली होगी, वही आदमी राज्यपाल बन पाएगा। और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये शर्तें योग्यता के लिए काम आती हैं। अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख इसके अंतर्गत मिलता है। 158 में सेवा शर्तें से संबंधित बात करेंगे कि राज्यपाल का जो वेतन है, जिस समय राज्यपाल बना रहता है उस समय जो वेतन दिया जाता है वो तो राज्य की संचित या समेकित निधि से दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल को बाद में जो पेंशन मिलती है तो वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। आप इसको नोट करें, जरूर ध्यान रखें, अपने माइंड में सेट कर ले इस बात को
कि पेंशन तो दी जाती है भारत की संचित निधि से, और राज्यपाल के पद के रूप में जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है संबंधित राज्य के संचित या समेकित निधि से दिया जाता है। और वर्तमान में जो इसका वेतन है 3.5 लाख रुपए वेतन है राज्यपाल का। और दूसरे नंबर की हम बात करें कि यहाँ पर पेंशन जो दी जाए किससे दी जाती है, भारत की संचित निधि से। चलिए हम बढ़ते आगे। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में उल्लेख मिलता है किसका, शपथ का उल्लेख मिलता है। और राज्यपाल को शपथ दिलाएगा कौन, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इसको शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 160 की बात करें तो आकस्मिक कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन जो संबंधित उल्लेख मिलता है 160 में। और ये जो आकस्मिक कार्य हैं, यानी राज्यपाल का पद पर खाली रहता है, रिक्त होता है, तो उस समय कार्यवाहक के रूप में कौन कार्य करेगा, वहां पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहां पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्तियां होती हैं। किसकी शक्तियां होंगी, क्षमादान। लेकिन राज्यपाल राज्य सूची का जो विषय होगा उसके अंतर्गत क्षमादान दे सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन 2 कंडीशन यहाँ पर याद रखना, मृत्युदंड और सैनिक दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। हम बात कर रहे थे राज्यपाल, और राज्यपाल के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 153 से और 161 की बात की थी। हम बात करते हैं अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 जो है इसमें क्या उल्लेख मिलता है, राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, यानी राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियों का जो विस्तार है, और इसका उल्लेख मिलता है किसमें, अनुच्छेद 162 में। यानी हम अगर बात करें कि राज्यपाल से संबंधित जो अन्य अनुच्छेद होंगे, राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो विस्तार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात नंबर 1 हम करेंगे, अनुच्छेद 361। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 361 क्या कहता है। अनुच्छेद 361 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल जब तक राज्यपाल के पद पर है तो उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जो है कोई ऐसा केस दायर नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पहली बात क्या हुई कि राज्यपाल जब तक पद पर है, राज्यपाल के पद पर होते हुए उनके विरुद्ध न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का जो है न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या होगी इसके अंतर्गत कि न्यायालय जब तक कार्यकाल है राज्यपाल का, जब तक उसको कारावास नहीं कर सकता। ये सीधा नंबर 2 में लिखा हुआ है। हम बात करें इसके बाद में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 52 नहीं, अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें, 356 स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा, जब राज्यपाल को ऐसा लगेगा कि राज्यपाल में संवैधानिक जो शक्तियां हैं, यानी संविधान असफल हो रहा है, असंवैधानिक कार्य हो रहा है राज्य में, तो इसकी लिखित सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। देखिए 352 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि संवैधानिक विफलता होने पर, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देगा। और जब राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देगा कि यहाँ का संविधान विफल हो रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है यहाँ का, तो लिखित में सूचना देने पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल के लिखित आदेश पर, सूचना पर।
और ऐसा करने पर मुख्यमंत्री जो है वहाँ का जीरो हो जाता है और राज्यपाल के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, यानी विधानसभा क्या हो जाती है, निलंबन हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लगते ही विधानसभा निलंबित हो जाती है। विधानसभा क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, निलंबित हो जाती है। विधानसभा का निलंबन कर दिया जाता है तुरंत। लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन है ये जो लागू किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 माह के लिए किया जाता है। जब तक इस पर संसद अनुमोदन नहीं करेगी, संसद द्वारा अनुमोदन नहीं होगा तो ये 2 माह तक लागू होगा। और संसद जैसे ही अनुमोदन कर देती है तो इसका कितने दिन का हो जाता है, ये 6 माह तक लागू हो जाता है राष्ट्रपति शासन राज्य में। और 6 माह करके अधिकतम 3 वर्षों तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी एक बार राष्ट्रपति शासन लगेगा, 2 माह तक लगाया जा सकता है, लेकिन संसद उसका अनुमोदन कर देती है तो 6 माह तक लगाया जा सकता है। और 6 माह करके अधिकतम कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये सूचना होती है राष्ट्रपति के संदर्भ में। लेकिन न्यायालय की जांच जरूर इसमें हो सकती है कि कोई मान लीजिए सरकार इसकी गड़बड़ी कर रही है तो न्यायालय जांच में ये पक्ष रख सकते हैं। हम बात करें अनुच्छेद 356 है ये, अनुच्छेद 365, इसका बिल्कुल 6 को इधर ले जाए 5 को इधर। अनुच्छेद 365 क्या कहता है, अनुच्छेद 365 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुरूप नहीं चलने पर, केंद्र सरकार के अनुरूप नहीं चलने पर, यानी राज्य जो सरकार है वो केंद्र सरकार के अनुरूप अगर नहीं चलेगी तो राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है, राष्ट्र जो पति है और राष्ट्रपति को आभास हो जाता है। क्या आभास होता है कि राज्य जो है संवैधानिक तंत्र से संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, राज्य संविधान की पालना नहीं कर रहा है, संविधान की पालना नहीं कर रहा है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन। तो देखिए जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य नहीं करती है और राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है कि राज्य संविधान के पालना नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ऐसे अगर राष्ट्रपति शासन की हम बात करें कि हमारे राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो अब तक हमारे राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। हम बात करते हैं कि कब कब और कैसे कैसे, किस मुख्यमंत्री के काल में और किस राज्यपाल के कार्यकाल में और कब यहाँ पर कितने समय तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। हम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका, 4 बार लगाया जा चुका है। यानी हमारे राजस्थान में अब तक जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका वो कितनी बार लगाया जा चुका है, 4 बार हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। देखिए हम बात करते हैं कब कब लगाया जा चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की अवधि। राष्ट्रपति शासन की अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि। इसके बाद में बात करेंगे हम कि उस समय राज्य में राज्यपाल कौन था, किसकी बात करेंगे, राज्यपाल। और इसके बाद में बात करेंगे कि उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य में मुख्यमंत्री कौन है, किसकी बात करेंगे, मुख्यमंत्री। और फिर बात करेंगे कि क्या कारण रहा है कि जिस कारण से राज्य में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। देखिए सबसे पहली बात नंबर 1, पहली बात में हम बात करें नंबर 1 तो 13 मार्च 1967 कब लगाया गया, सबसे पहले 13 मार्च 1967 से और 26 अप्रैल 1967 तक जो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
और कितने दिन के लिए लगाया गया? ये 45 दिन के लिए लगाया गया। उस समय जो राज्यपाल थे यहाँ पर संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद यहाँ के राजस्थान में कौन थे? राज्यपाल थे। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया उस समय यहाँ के क्या थे? मुख्यमंत्री थे मुखिया, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है और सर्वाधिक समय तक राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में सेवाएं दी हैं। लगभग 17 वर्ष तक सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में इनका रहा है। और कारण क्या रहा था? चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना यानी चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण हमारे राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से और 26 अप्रैल 1967 तक लगाया गया था। चलिए हम बात करें नंबर 2 कि दूसरी बार हमारे राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो 29 अप्रैल, कब से? 29 अप्रैल 1977 से। और अगर हम बात करें कि 2 जून, कब तक? 2 जून और 1977 तक यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 29 अप्रैल से 2 जून 1977 तक फिर से दूसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और ये लगाया गया था कितने दिन के लिए? 54 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हम बात करें यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वेदपाल त्यागी। कौन है? वेदपाल त्यागी जी यहाँ पर क्या थे? उस समय राज्यपाल थे जिस समय हमारे राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी जी कौन थे? यहाँ पर मुख्यमंत्री थे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय। और कारण क्या था? सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में, किसमें? लोकसभा चुनाव में हार के कारण जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए तीसरी बार अगर हम बात करें तो हमारे राज्य में जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो लगाया गया 16 फरवरी से लगाया गया 1980, 16 फरवरी 1980 से। और हम बात करें 6 जून 1980 तक हमारे राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और ये लगाया गया था 110 दिन का। कितने दिन लगाया गया? 110 दिन तक हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगाया गया। और इस समय जो यहाँ के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल जो तिलक हैं वो क्या थे? यहाँ के रघुकुल तिलक जो हैं ये राज्यपाल थे हमारे राजस्थान के। और मुख्यमंत्री की हम बात करें तो भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, जो कि पहली बार राजस्थान में शेखावत पहली बार जो है कांग्रेस के अलावा किसी दल से मुख्यमंत्री बना था। यानी पहली बार बिना कांग्रेसी जो पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन बने थे? भैरव सिंह शेखावत जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और इनका भी जो राष्ट्रपति शासन का कारण था तीसरी बार वो सेम था कि जो भाजपा दल थी, जनता दल थी भाजपा, और भाजपा की लोकसभा में जो हार हुई थी, लोकसभा में हार जो हुई थी, और इसी के कारण यहाँ पर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा। गैर कांग्रेसी कह सकते हैं हम कि पहला गैर कांग्रेसी जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है और कौन है? भैरव सिंह शेखावत। नंबर 4 हमारे राजस्थान में बात करें राष्ट्रपति शासन की, जो चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया है तो सीधा सा हम बात करें 15 दिसंबर 1992 से लागू हुआ। और ये जो है 5 दिसंबर
और 1993 तक, कब तक लागू रहा? 5 दिसंबर 1993 तक। 15 दिसंबर से 5 दिसंबर 1993 तक हमारे राजस्थान में 353 दिन तक, कितने दिन तक? 353 दिन तक हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नंबर 4 पर चौथी बार लगाया गया था। और यहाँ पर राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। कौन थे? एम चन्ना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल थे। और हम बात करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत ही दूसरी बार मुख्यमंत्री थे यहाँ पर जब राष्ट्रपति शासन लगा चौथी बार। और इसके बाद में अगर कारण की बात करें कि राज्य में चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है, यहाँ पर बाबरी जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद जो है, और बाबरी मस्जिद के टूटने के कारण, किसके कारण? टूटने के कारण जो राज्य में विध्वंस फैला था उसके कारण राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और कब लगाया गया? 1992 से 1993 तक 353 दिन लगाया गया। अब अगर यहाँ पर देखिए फिर से हम बात करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति जो शासन है वो कितनी बार लगाया जा चुका? अब तक 4 बार लगाया जा चुका है। हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो 13 मार्च 1967 से और 26 अप्रैल 1967 तक जो है पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और कितने दिन तक? 45 दिन तक। यानी सबसे कम अगर राज्य में लगाया गया है, सबसे कम जो लगाया गया था, सबसे कम अवधि के लिए, वो कब लगाया गया था? पहली बार सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था। और अंतिम जो बात करें 353 दिन सर्वाधिक अवधि के लिए, सर्वाधिक अवधि के लिए अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो कब लगा है? 15 दिसंबर 1992 से 5 दिसंबर 1993 ने चौथी बार लगा था सर्वाधिक समय के लिए। और पहली बार जो लगा है वो 45 दिन या न्यूनतम समय के लिए जो है लगाया गया था। और इस प्रकार से ये जो है राज्यपाल, सीधा सा याद कर सकते हैं हम, देखो 13 मार्च से 1967, 26 अप्रैल से 1967 तक लगाया गया। संपूर्ण आनंद के साथ में मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या कर रहे थे? यहाँ पर कार्यकाल बिता रहे थे। लेकिन क्या हुआ? कारण हुआ कि अगली बार चुनाव में बहुमत भी नहीं मिल पाया। तो सीधा सा याद रखते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया संपूर्ण आनंद के साथ कार्यकाल कर रहे थे, लेकिन अगले चुनाव में इनको क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिला। तो तीनों चीज एक साथ हो जाएंगी कि मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल संपूर्ण आनंद और बहुमत स्पष्ट नहीं होने के कारण यहाँ पर लगाया गया था। दूसरी बार 29 अप्रैल से 77 से और 2 जून 1977 तक लगाया गया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी। देखिए हरिदेव क्या है यहाँ पर? देव। इस देव को उल्टा कर दो वेद, और वेद किसे क्या हो जाएगा? वेदपाल त्यागी कौन थे? यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। और कारण क्या रहा था कि सत्तारूढ़ जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी लोकसभा में चुनाव में हार के कारण यहाँ पर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 16 फरवरी 1980 से और 6 जून 1980 तक जो राष्ट्रपति शासन लगा है, और उसमें क्या हुआ कि पहली बार गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत, और इनको तिलक करने पहुंचे थे कौन? रघुकुल तिलक, कि तेरा ऐसे तिलक किया जाएगा कि यहाँ पर क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो भैरव सिंह शेखावत का तिलक किसने किया? रघुकुल तिलक ने। तो सीधा सा आप याद करें। और ये भी क्या कारण था कि सत्तारूढ़ जो भाजपा थी उसकी लोकसभा में हार के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नंबर 4 हम बात करें 15 दिसंबर 1992 से और 5 दिसंबर 1993 तक 353 जो दिन जो यहाँ पर लगाया गया था। और इस 353 दिन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल तो कौन थे? एम चन्ना रेड्डी थे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और कारण क्या रहा था कि बाबरी जो मस्जिद है ये टूटने के कारण यहाँ पर विध्वंस फैला, और इसके कारण राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया चौथी बार। सबसे कम समय के लिए पहली बार 1967 में, और सर्वाधिक समय के लिए 1992 से 93 तक 353 दिन के लगाया गया था। राज्य में क्या होता है? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख पद होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और राजनीतिक प्रमुख होता है तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है तो मुख्य सचिव होता है। देखिए जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल के पास में संवैधानिक शक्तियां हैं। और 154 में हम पढ़ते भी हैं
कि समस्त शक्तियां जो कार्यपालिका की हैं वो किसके अंतर्गत निहित है? राज्यपाल के अंतर्गत निहित हैं। तो हम बात करना चाहेंगे राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और कौन कौन सी शक्तियों के बारे में, यानी लगभग हमारे राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राज्यपाल की शक्तियाँ हमने पढ़ी कि राज्यपाल की कौन कौन सी जो है शक्तियाँ होती हैं। देखिए सबसे पहले बात करूँगा नंबर 1 कि राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत हम बात करें तो पहली शक्ति होती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका, या हम कह सकते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्तियाँ, यानी राज्यपाल में कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं नंबर 1। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो राज्यपाल में होती हैं विधायी शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ, यानी विधानसभा की जो व्यवस्थापिका से संबंधित विधानमंडल की शक्तियाँ हैं वो होंगी विधायी शक्तियाँ। और 3 नंबर पर अगर हम बात करना चाहें तो राज्यपाल के अंतर्गत तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर की जो शक्ति होंगी 2 नंबर विधायी का और तीसरे नंबर की शक्ति होगी कौन सी? वित्तीय शक्ति। कौन सी होंगी? वित्तीय शक्ति। वित्तीय जो शक्तियां हैं कि कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां राज्यपाल के पास में होंगी। और नंबर 4 अगर हम बात करें तो हमारे पास में हम बात करेंगे न्यायिक शक्ति। कौन सी? न्यायिक शक्तियाँ, कि राज्यपाल में कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं। और नंबर 5 पर अगर हम बात करेंगे तो अन्य शक्तियाँ। किसकी बात करेंगे? अन्य शक्तियाँ, या इसको हम कह सकते हैं स्वविवेकीय शक्तियाँ। स्वविवेकीय जो शक्ति होगी वो कौन कौन सी राज्यपाल में स्वविवेकीय शक्ति हैं कि अपने विवेक के अनुसार राज्य में राज्यपाल कौन कौन से कार्य कर पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा राज्यपाल की जो शक्तियां हैं 105 मुख्य शक्तियां होती हैं। सबसे पहले कार्यपालिका या कार्यकारी शक्ति, दूसरी शक्ति होती है विधायी शक्ति, तीसरी होती है वित्तीय शक्तियां और चौथी न्यायिक शक्तियां और नंबर 5 होती है अन्य शक्तियां या स्वविवेकीय शक्तियां हम यहाँ पर कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत लेते हैं हम पहली बात कि अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित है। हम बढ़ भी चुके हैं राज्यपाल के अंतर्गत अनुच्छेद 154। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। और राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से जो है इन शक्तियों को प्रयोग ले सकते हैं। और अधीनस्थ यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अधीनस्थ मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को अधीनस्थ के रूप में लिया जाता है। तो कार्यकारी या कार्यपालिका की शक्तियाँ नंबर 1 हो जाती है 154। नंबर 2 अगर हम बात करें तो आता है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 की अगर हम बात करें तो सीधा सा रखेंगे कि नाम से, क्या याद रखना हमें? कि नाम से 166 का याद रखना है सीधा नाम से। नाम से का अर्थ यहाँ पर हम क्या लेंगे कि राज्य के समस्त कार्य, राज्य के जो समस्त कार्य हैं, राज्य के समस्त जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगे। हम शॉर्ट रूप में लेके चलेंगे यहाँ पर। सीधा सा आपको याद रखना है क्या? नाम से, कि अनुच्छेद 166 में क्या उल्लेख मिलता है? नाम से। और नाम से का अर्थ यहाँ पर कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री से कभी भी सूचना मांग सकता है। किससे? सीएम से। सीएम से सूचना मांगता है। सूचना मांगना, यानी राज्यपाल कभी भी सीएम से सूचना मांग सकता है और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 167 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियों में जो नियुक्तियां होंगी, जो राज्य में नियुक्तियां होंगी कि राज्यपाल कौन कौन से पदों की नियुक्तियां करता है, तो नियुक्तियों को भी यहाँ पर लिया जाएगा कौन सी शक्तियों में, कार्यपालिका शक्तियों में। और नियुक्तियों के संदर्भ में अगर हम बात करें, सबसे पहली बात नंबर 1 कि मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री सीएम की क्या करता है, नियुक्ति करता है, पहली बात। नंबर 2 अगर हम बात करें तो महाधिवक्ता, किसकी बात करेंगे, महाधि जो वक्ता होगा, महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है राज्य में। नंबर 3 अगर हम बात करें तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होगा, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नंबर 4 अगर हम लें तो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त जो आयोग है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करता है। नंबर 5 अगर हम लें तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य जो निर्वाचन आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके बाद में हम बात करें नंबर 6 कि विश्व जो विद्यालय हैं और विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की जो नियुक्ति होगी, किसकी, कुलपतियों की नियुक्ति वो भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो विश्वविद्यालय हैं वो विश्वविद्यालय 3 प्रकार के होंगे। मुख्य रूप से सबसे पहला होगा नंबर 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। और हमारे राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो स्थापित है कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर कहाँ पर, अजमेर में। कई बार सीधा का सीधा परीक्षा में ये पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर है, तो स्थापित है कहाँ पर, अजमेर में। अगर हम बात करें कुलपति, देखो ये विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं ये 2 रूप में हम बात कर सकते हैं। एक तो होता है कुलाधिपति, क्या आएगा, कुलाधिपति, और एक होता है कुलपति, एक होता है कुलपति। कुलाधिपति यानी चांसलर कहेंगे और कुलपति यानी अतिरिक्त चांसलर कह सकते हैं हम। तो 2 पद होते हैं मुख्य रूप से, कुलाधिपति और कुलपति। कुलाधिपति की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा किसी राज्य में, जैसे हमारे राजस्थान में अजमेर में है, तो इसका जो कुलाधिपति होगा, इसका जो कुलाधिपति होगा वो होगा राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। सीधा सा याद रखना कि राज्य में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसका कुलाधिपति कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। दूसरी एक प्रकार का जो विश्वविद्यालय होगा वो होगा विधि विश्वविद्यालय। कैसा होगा, विधि विश्वविद्यालय। और विधि जो विश्वविद्यालय है हमारे राजस्थान में जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। और जो विधि विश्वविद्यालय है इसका जो कुलाधिपति होगा वो होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश। यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो विधि विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। और हमारे यहाँ पर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। तीसरे प्रकार के जो विद्यालय आते हैं सरकारी विश्वविद्यालय। और सरकारी जो विश्वविद्यालय होंगे उन सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति के रूप में तो होगा कौन, राज्यपाल। कुलाधिपति के रूप में तो कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। और उनके जो कुलपति नियुक्त करेंगे अतिरिक्त चांसलर के रूप में वो होंगे कौन, कुलपति। तो इस प्रकार से आप सीधा सा याद रखें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में और इसके कुलाधिपति कौन है, राष्ट्रपति। विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में और इसके जो कुलाधिपति हैं वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे। और सरकारी विश्वविद्यालय जितने भी हमारे राजस्थान में हैं उनका कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल होते हैं, लेकिन कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं, वहाँ पर राज्यपाल करते हैं। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। ये तो होती है हमारी कौन सी, कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियाँ। हम बात करते हैं नंबर 2 विधायी शक्तियाँ, कि विधायिका से संबंधित हमारे राज्यपाल के पास में कौन कौन सी जो शक्तियाँ होंगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो विधानमंडल का क्या होगा, अंग होगा। किसका अंग होगा, विधानमंडल का अंग होगा। कैसे,
राज्यपाल 168 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होगा, क्योंकि विधानमंडल है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। हम आगे बात करेंगे विधानमंडल की कि विधानमंडल के जो अंग हैं 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इस प्रकार से राज्यपाल जो है अंग होगा किसका, विधानमंडल का। और ये कहता है अनुच्छेद 168 विधायी का शक्ति है, ये विधायी शक्तियाँ। नंबर 2 अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 कहता है कि जो विधानसभा है और विधानसभा में यानी विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान जो परिषद है, विधान परिषद में जो राज्यपाल है वो 1/6 सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। यानी राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि पीछे एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो मनोनीत सदस्य होंगे इनका जो क्षेत्र होगा वो क्या क्या होगा, तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और सेवा क्षेत्र। ये क्रम होता है कि सबसे पहले साहित्य, इसके बाद में विज्ञान, फिर कला, फिर सहकारिता आंदोलन और फिर आता है सेवा क्षेत्र। इनसे जो है सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्यों का विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है। इसी के अंतर्गत हम लिखना चाहें तो अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में भी एक आंग्लेय भारतीय को नियुक्त करेगा, एक आंग्लेय भारतीय को विधानसभा में नियुक्त करेगा। लेकिन आंग्लेय भारतीय होते कौन है, आंग्ल भारतीय, आंग्लेय भारतीय वे व्यक्ति होंगे जिनके पिताजी यूरोप या इंग्लैंड से होंगे और माताजी भारत से, और उनके उत्पन्न संतान कहलाती है आंग्ल भारतीय। और ऐसे एक व्यक्ति को कहाँ पर, विधानसभा में राज्यपाल नियुक्त करता है। लेकिन याद रखना कि अब ये जो है समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं 174, अनुच्छेद 174 यहाँ पर क्या कहेगा कि कार्यपालिका जो है, क्या, कार्यपालिका, इसमें विधायी जो शक्ति, कार्यपालिका नहीं विधायी शक्तियों के अंतर्गत 174 क्या कहता है कि राज्यपाल 17 वसन और विधानसभा को भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल सत्र को आहूत कर सकता है, यानी सत्र आहूत यानी बैठक बुला सकता है, 17 वसन यानी सत्र को समाप्त कर सकता है, और विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। किसी की अनुमति पे, मंत्रिमंडल की सहमति पर जो है विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। 174 हम बात करें अनुच्छेद 175 कि कोई विधेयक संबंधी संदेश जो देता है राज्यपाल, वो विधानमंडल में संदेश देता है कि कोई विधेयक अगर बाकी पड़ा है, शेष पड़ा है, तो उस पर विधानमंडल में क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। ये संदेश देता है कौन, राज्यपाल संदेश देता है अनुच्छेद 175 के तहत। हम बात करें अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 में क्या होता है कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। राज्यपाल क्या करता है, विशेष अभिभाषण देता है। और राज्यपाल विशेष अभिभाषण जो देगा, अभिभाषण जो देता है वो कौन कौन सी कंडीशन में देता है, तो ये कंडीशंस अगर हम बात करें तो पहली बात नंबर 1 कि जो चुनाव होते हैं और चुनाव में जो नई विधानसभा बनती है, नई विधानसभा की पहली बैठक, नई विधानसभा की पहली बैठक में राज्यपाल जो है विशेष अभिभाषण देता है, पहली बात। नंबर 2, प्रत्येक वर्ष जो बजट सत्र होता है, यानी पहला सत्र जो बजट सत्र होता है, उसकी पहली बैठक को जो है विशेष अभिभाषण देते हैं कौन, राज्यपाल। यानी कुल मिलाकर राज्यपाल चुनाव में जो नई विधानसभा गठित होती है तो उसमें पहली बैठक में अभिभाषण देते हैं और प्रत्येक वर्ष जो बजट सत्र होता है, पहला सत्र होता है, उसकी पहली बैठक में विशेष अभिभाषण देते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर राज्यपाल एक विधानसभा के कार्यकाल में 6 विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं, 6 विशेष अभिभाषण
दे सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि अनुच्छेद 192 विधायी शक्तियों के अंतर्गत बात करें, अनुच्छेद 192 तो राज्यपाल के पास में विधायकों को, जो विधायक होते हैं विधायक, इनको अयोग्य घोषित करने का, अयोग्य जो है घोषित करने का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो निर्वाचन आयोग है उससे परामर्श लेता है, सलाह लेता है और उसके बाद में विधायकों को अयोग्य करने का निर्धारण कौन ही करता है? राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 192 के अंतर्गत। हम बात करें अनुच्छेद 200, अनुच्छेद जो 200 आता है विधायी शक्तियों के अंतर्गत, इसमें क्या होता है? विधेयक पर सहमति, विधेयक जो होगा इस पर सहमति जो दी जाती है, इससे संबंधित होता है अनुच्छेद 200। सुनिए क्या होता है, जैसे विधानमंडल में कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक को राज्यपाल के पास में भेजा जाता है और राज्यपाल उस विधेयक पर क्या देता है वो कहता है अनुच्छेद 200 कि या तो राज्यपाल मना कर सकता है, या राज्यपाल सहमति दे सकता है, या राज्यपाल तीसरी कंडीशन में पुनर्विचार के लिए वापस कहाँ भेज सकता है? विधानमंडल में भेज सकता है। और विधानमंडल पुनर्विचार के लिए आएगा विधेयक और उसको फिर से राज्यपाल के पास में भेजती है तो राज्यपाल बाध्य होता है किसके लिए? साइन करने के लिए। ये कहता है अनुच्छेद 200। अगर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल विधानमंडल में भेजता है और विधानमंडल से फिर वापस जो है राज्यपाल के पास में आता है विधेयक, तो उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन एक अंतिम कंडीशन राज्यपाल के पास में ये होगी कि वो राष्ट्रपति के परामर्श के लिए उसको खुद के पास रख सकता है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अनुच्छेद 213 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पास में अध्यादेश की शक्ति होती है, अध्यादेश। और राज्यपाल अध्यादेश कब देता है? अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल के दोनों सदन होंगे और दोनों सदनों में से एक सदन अनुपस्थित होगा, तो ऐसी स्थिति में राज्य में कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है आकस्मिक कार्य की, तो इस स्थिति में राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है और वो अध्यादेश कानून के बराबर ही माना जाता है। और अध्यादेश जो जारी करेगा वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है। इस प्रकार से ये होती है हमारी विधायी शक्तियाँ। हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद आता है 198 प्लस 199 और ये होते हैं कौन से विधेयक? धन विधेयक। कौन से विधेयक? धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 198 और 99 धन विधेयक से संबंधित है। हम बात करें अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 क्या होता है? वित्त वार्षिक पोषण, यानी बजट जो होता है, बजट हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो बजट पारित किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 202 के, यानी वित्तीय वितरण जो होता है, वार्षिक वित्तीय वितरण हम कह सकते हैं इसको, बजट जो होता है अनुच्छेद 202 के तहत आता है। हम बात करें अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 207 होता है, इसमें वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? वित्त विधेयक। और इस प्रकार से मिलाकर हम तीनों को एक साथ लें, धन विधेयक और बजट यानी वार्षिक वित्तीय वितरण और वित्त विधेयक, तीनों जो हैं राज्यपाल की सहमति से, किसकी सहमति से? यहाँ पर जो सहमति होगी इन तीनों पर, सहमति किसकी होगी? राज्यपाल की होगी। और राज्यपाल की सहमति से कहाँ पारित किए जाते हैं? विधानसभा में पारित किए जाते हैं। ये तीनों जो हैं धन विधेयक, बजट और वित्त विधेयक, तीनों सहमति किसकी होगी? राज्यपाल की। और विधानसभा में क्या किए जाते हैं? ये पारित किए जाते हैं। इसके अलावा हम वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत एक अनुच्छेद और पढ़ लेते हैं और अनुच्छेद आता है 243 आई या वाई। अनुच्छेद 243 आई या वाई क्या होता है? एक पंचायती राज और एक नगरीय सुशासन। पंचायती राज में वित्त आयोग जो होगा वो तो 243 आई के अंतर्गत होगा और नगरीय सुशासन में जो वित्त आयोग होगा वो 243 वाई के अंतर्गत गठित होता है। यानी वित्त आयोग क्या कहेंगे हमें? वित्त आयोग यहाँ पर हम बात करेंगे। और वित्त आयोग की अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर, तो अभी परीक्षा में पूछा गया था वित्त आयोग से संबंधित। हमारे यहाँ पर पहला जो वित्त आयोग गठित किया गया था,
पहला राजस्थान में वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994, यानी 73वां संविधान जब संशोधन हुआ था 1993 में, और उसके तहत हमारे यहाँ पर पंचायती राज को लागू कर दिया गया था संवैधानिक रूप से, और नगरीय सुशासन को लागू किया गया था। तो पहला वित्त आयोग यहाँ पर गठित हुआ 24 अप्रैल 1994 को, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो के गोयल बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? के गोयल। कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और अब वर्तमान में छठवां वित्त आयोग है, जो छठवां वित्त आयोग है वो मार्च 2020 में गठित किया गया था, और इसके अध्यक्ष अभी संगणक जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया है कि छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन जो सिंह हैं वो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मार्च 2020 में छठवां वित्त आयोग गठित किया गया है। और वित्त आयोग भी गठित कौन करता है? राज्यपाल। वित्त आयोग, हम इसके अंतर्गत यही पढ़ रहे हैं कि वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। और इस प्रकार से हमने सीधा सा वित्त आयोग को यहाँ पर पढ़ लिया कि पहला वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 को, और पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष के गोयल को बनाया गया था, और छठा वित्त आयोग मार्च 2020 में गठित किया गया, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रद्युमन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि अभी अभी संगणक के पेपर में भी पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कौन सी शक्तियाँ हो जाती है हमारी, जो वित्तीय शक्तियाँ हैं। हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में कि 4 नंबर पर हमारी शक्तियाँ आती है कौन सी? न्यायिक शक्तियाँ। और न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद आता है सबसे पहला अनुच्छेद 161 कि राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? क्षमादान की। और क्षमादान शक्ति के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों में राज्यपाल क्षमादान कर सकता है, लेकिन सैनिक और मृत्यु दंड जो होते हैं इन पर राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। पहली बात हम बात करें अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो हैं राज्यपाल की सलाह पर, राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत हम बात करें अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। शपथ अगर दिलाएंगे तो राज्यपाल दिलाएंगे, और नियुक्ति करेंगे तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में। ठीक है। इसके बाद में एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 कहता है कि अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों में। अनुच्छेद 234 है, जो 234 की अगर हम बात करें कि राज्यपाल आरपीएससी और हाई कोर्ट की सलाह पर जो अलावा न्यायाधीश जो न्यायालय के न्यायाधीशों के जो पद होंगे और कोई राज्य में जो न्यायाधीशों के पद हैं उनकी नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 234 के अंतर्गत। हम नंबर 5 पर बात करते हैं राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। और स्वविवेकीय शक्तियों के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद आता है हमारा, और अनुच्छेद 163। कौन सा होगा? अनुच्छेद 163 होता है, जिसमें स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 163 का भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 163 का भाग फर्स्ट कहता है कि राज्य में राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का प्रधान या जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी पहली बात ये कहते हैं कि राज्यपाल जो है, और इस राज्यपाल की सलाह के लिए, किसके लिए? सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का मुखिया या प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। पहली बात 63 फर्स्ट में कहा गया है। लेकिन 163 जो सेकंड है अनुच्छेद, इसमें क्या लिखा मिलता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। यानी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। और अगर मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है तो आ जाती है कौन सी शक्तियाँ? स्वविवेकीय शक्तियाँ।
तो स्वयं विवेकीय जो शक्तियाँ आती हैं, डायरेक्ट रूप से हम कहें तो 163 के दूसरे भाग में आती हैं स्वयं विवेकीय शक्तियाँ, जहाँ राज्यपाल अपने खुद के विवेक के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है। और ये जो स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं ये दो प्रकार की होती हैं। देखिए, दो प्रकारों में हम बात करें, एक तो होती है संवैधानिक, क्या होंगी, संवैधानिक होंगी, और एक होंगी परिस्थिति जन्य, यानी किसी परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न हो रही है कोई शक्तियाँ, परिस्थितियों के अनुसार राज्यपाल को कोई शक्ति लेनी पड़ेगी तो वो ले सकता है। और एक कुछ संविधान में भी जो है उल्लेख मिलता है स्वयं विवेकीय शक्तियों का। जैसे एक अनुच्छेद है संविधान में 200, अनुच्छेद 200 में हमने देखा था कि विधेयक सहमति, अभी अभी हमने बात की थी विधेयक सहमति, ये स्वयं विवेक है राज्यपाल का कि विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, विधेयक सहमति मना कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये खुद का स्वयं विवेक होगा किसका, राज्यपाल का। एक हम बात करें अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 क्या कहता है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल की मंत्री परिषद की सलाह तो लेगा, लेकिन राज्यपाल कभी भी मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। ये खुद का विवेक होगा, कभी भी किसी भी स्थिति में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग सकते हैं। और सूचना किस संदर्भ में मांगेंगे, शासन प्रशासन, कि हमारे राज्य का शासन प्रशासन कैसा चल रहा है और हमारे राज्य में कौन सी विधि का निर्माण या कानून का निर्माण किया जा रहा है, इससे संबंधित जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह सूचना मांग सकता है अनुच्छेद 167 के तहत। एक 174 अनुच्छेद आता है जिसमें राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये तो होती है तीन शक्तियां संवैधानिक। परिस्थितिक जन्य यानी परिस्थिति के अनुसार पनपने वाली जो शक्तियां हैं उनमें अगर हम बात करें मोस्टली, तो सबसे पहली बात नंबर 1 मैं बात यहाँ पर करूँगा कि जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होने पर जैसे ही नई विधानसभा बनती है और वहाँ पर प्रत्याशी आते हैं, जैसे कोई पूर्ण बहुमत में कोई पार्टी नहीं आती है और पूर्ण बहुमत में रूप में पार्टी में नहीं आने पर राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से किसी भी पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए न्योता भेज सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के भीतर अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। पहली बात हम बात कर रहे हैं कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को या गठबंधन की सरकार को न्योता भेज सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, पहली बात। नंबर दूसरी बात अगर हम करें परिस्थिति जन्यों में, तो अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जो है विधानसभा सदस्य को वहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए न्योता दे सकता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि राज्यपाल जब मुख्यमंत्री वहाँ के शासन को चलाने में असमर्थ होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को बहुमत साबित नहीं होता है, जैसे अभी सरकार में हो रहा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंतर्गत कभी भी बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो राज्यपाल क्या करता है, त्याग पत्र उससे ले लेता है मुख्यमंत्री से। तो इस प्रकार की स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं, ये भी राज्यपाल के पास में होती हैं। हमने देखा है राज्यपाल की शक्तियों को। राज्यपाल की शक्तियां कितने प्रकार की हमने बात की। सबसे पहले नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका में हमने देखा 154 अनुच्छेद कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में होंगी, राज्यपाल में होती हैं। और 166 में हमने बात की कि 66 नंबर जो आदमी होगा वो नाम से होगा, उसके कार्य किससे होंगे, नाम से होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 166। 167 में हम बात कर रहे हैं सीएम की। देखो 167 और सीएम सीधा सा याद रखते हैं कि सीएम से सूचनाएं मांगेंगे कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 167 में नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में सीएम की नियुक्ति होगी। सीएम की मुख्य नियुक्ति के बाद में सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे राज्य में। और आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की जो 1+7 वर्तमान में है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आरपीएससी में जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या होती है तो 1+7 है वर्तमान में, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व
सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राज्यपाल करते हैं। विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा तो हमारे अजमेर में, और इसका कुलाधिपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कुलाधिपति विधि विश्वविद्यालय के होंगे तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, और सरकारी विश्वविद्यालय, कोई सभी सरकारी विश्वविद्यालय राज्य में है, उनके कुलाधिपति राज्यपाल होंगे, और कुलपति राज्यपाल जो है क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। विधायी शक्तियों में हमने लिया अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 स्पष्ट कहता है कि विधानसभा का अंग होगा राज्यपाल। विधानसभा का अंग क्या होगा? राज्यपाल, क्योंकि विधानसभा नहीं, विधानमंडल का अंग होगा। विधानमंडल जो है 3 अंगों में बटी हुई होती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों से मिलकर विधानमंडल बनती है। तो राज्यपाल उसका क्या होगा? अंग। अनुच्छेद 168 के तहत 171 में क्या लिखा होता है कि विधान परिषद में राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यानी जितनी विधान परिषद में सदस्य संख्या होगी उनका 1/6 कौन मनोनीत करेंगे? राज्यपाल। और कौन से के तहत? अनुच्छेद 171 के तहत। सीधा सा आप यूँ याद रख लें कि 171 1/7, लेकिन 1/7 नहीं नियुक्त करेंगे, कितने करेंगे? 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल। 303 के तहत विधानसभा में भी एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन उसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। 174 में अगर हम बात करें तो सत्र आहूत यानी बैठक को बुलाना और बैठक को समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना भी किसके, जो विधायी शक्ति किसकी होगी? राज्यपाल की होती है। 175 में होता है संदेश, कि अगर कोई विधेयक लंबित पड़ा है उस विधेयक पर विधानमंडल में संदेश दे सकते हैं राज्यपाल, किसके तहत? 175 के तहत। 176 में अगर हम बात करें तो 176 में आता है कि विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और कब दिया जाता है? जब नई विधानसभा होगी तो पहली बैठक में, और प्रत्येक वर्ष बजट सत्र जो पहला सत्र होगा उसकी पहली बैठक में। यानी कुल मिलाकर एक विधानसभा के कार्यकाल में राज्यपाल 6 जो है विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। 192 के अंतर्गत बात करें तो विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं राज्यपाल, सलाह लेंगे निर्वाचन आयोग की। 200 अनुच्छेद क्या कहता है कि विधेयक पर सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है वापस विधानमंडल में। और 213 कहता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियों में हमने देखा कि 198 और 99 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 200 होगा वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट होगा, और 207 होगा वित्त विधेयक। और तीनों जो विधेयक हैं ये सहमति किसकी होगी? राज्यपाल की। सहमति से कहाँ पर? विधानसभा में क्या किए जाते हैं? पारित किए जाते हैं। एक हमने देखा कि अनुच्छेद 243 आई और वाई, जब हम पंचायती राज और नगरीय स्वशासन पढ़ते हैं तो वहाँ पर वित्त आयोग आता है, और उस वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल वित्त आयोग को क्या करता है? गठन करता है। हमारे राजस्थान में पहला वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 को गठित हुआ था, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और छठवां जो वित्त आयोग बना है मार्च 2020 में, और उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रद्युमन सिंह, जो अभी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में न्यायिक शक्तियाँ आती हैं, और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम ले तो अनुच्छेद 161 होगा। 161 में क्षमादान शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। और 219 में होगा कि जो राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, अनुच्छेद 219 के तहत। और 233 में कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल करते हैं। और अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा अगर किसी भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होती है राज्य में तो वो नियुक्ति 234 के अंतर्गत कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अन्य शक्तियाँ, स्वयं विवेकित शक्तियाँ अनुच्छेद 163(2) के अंतर्गत आती हैं, ये कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो स्वयं विवेकीय शक्तियाँ होंगी, वो 2 प्रकार की होंगी। एक होती है संवैधानिक स्वयं विवेकीय और एक होती है परिस्थिति जन्य स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। यानी संविधान में उल्लेखित हैं तो अनुच्छेद 200 कहता है कि विधेयक जो होगा उस पर राज्यपाल सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, वो उनकी स्वयं विवेकीय शक्ति होगी। 163 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से कभी भी सूचनाएं मांग सकता है। और 174 में
कि राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकते हैं। और परिस्थिति जन्य में 3 बात हैं। पहली बात कि नई विधानसभा की जब चुनाव होते हैं तो स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण किसी भी पार्टी के व्यक्ति को राज्यपाल न्योता भेज सकता है मुख्यमंत्री के लिए। नंबर 2, अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो चुकी है तो राज्यपाल स्वयं विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और तीसरी बात होती है कि राज्यपाल अगर राज्य में शासन नहीं चल रहा है या स्पष्ट बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है कोई मुख्यमंत्री, तो उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं राज्यपाल। ऐसी 3 परिस्थितियां जन्य स्वयं के शक्तियां इसकी होती हैं।